मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आओगे। प्लीज कम इन। कल जब आप मेरे घर आई थी तो मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था कि आप हेतल की दी है, क्योंकि मैंने आपको कैफे की पार्किंग में हेतल से बात करते हुए देखा था। लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? हेतल के एल्बम में तुम्हारी फोटोज देख के। हेतल की एल्बम में मेरी फोटोज हैं? उसके पास तुम्हारी फोटोज नहीं बल्कि तुम्हारी पिक्चर्स का पूरा एक एल्बम है हेतल के पास। रियली? हाँ, जैसा कि मैंने तुमसे कल भी कहा था, तुम उसके फर्स्ट क्रश हो। क्या आप सच कह रही हैं कि मैं ही हेट्स का फर्स्ट क्रश हूँ? तुम हेतल की फर्स्ट और लास्ट क्रश हो। हेतल को 16 साल की उम्र में पहली बार कोई लड़का पसंद आया था और वो तुम थे। इससे पहले कि तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता बनता, मेरे साथ एक हादसा हुआ। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसके प्यार ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तब से हेतल को प्यार नाम से भी नफरत है और उसके दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी उसे उसने मार दिया। उस बात को आज 5 साल हो गए, लेकिन हेतल ने आज तक अपने दिल में किसी को भी जगह नहीं दी। इसलिए मैंने कहा कि तुम हेतल के पहले और आखिरी प्यार हो। डोंट माइंड मी आस्किंग, लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हेतल इतनी अफेक्टेड हो गई थी? हमारा प्यार हार गया राहुल, हमारा प्यार हार गया। उन दिनों मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों शादी करना चाहते थे। उस लड़के के पेरेंट्स ने मुझे बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि फैमिली की परमिशन के बिना भी हम शादी करना चाहते थे। उसी के इंसिस्ट करने पर मैंने अपने पापा से बात की। मेरे पापा बहुत मुश्किल से मुझसे मिलने के लिए राजी हुए थे। वो उस दिन मेरे पापा से शादी की परमिशन लेने आने वाला था, लेकिन जब वो आया उसने मेरे पापा के सामने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, वो मुझसे ब्रेकअप करके चला गया। कल से यही क्वेश्चन याद नहीं हो रही मुझे। लगता है इस बार वापस फेल हो जाऊंगा। पापा। चुप! पापा मत कहना मुझे। यहीं पर इसी वक्त तूने वो गिटार तोड़ने का नाटक किया था ना? और क्या कहा था मुझे उस वक्त? कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा और आप जैसा चाहते वैसा बन के दिखाऊंगा। यही कहा था ना तूने? लेकिन पापा मैं क्या कहना चाहता हूँ आप। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि तू झूठ बोल रहा है। वही होने वाला है जिसका मुझे डर था। तू फिर से फेल होगा ना? बोल। पापा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करूंगा और अपने एग्जाम तक करते रहूंगा। मैं फेल नहीं होऊंगा पापा। चुप हो जा, झूठ मत बोल। मैं कह रहा हूँ अभी अभी नीचे थोड़ी देर पहले मैंने तेरी सच्चाई सुन ली। पापा वो सच नहीं है, जो सच है मैं आपको वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए तो सही। राहुल, अभी अभी इसने नीचे कहा कि नहीं कि इस साल भी ये फेल होगा? बोल। भैया उदय आपको वही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो आपने सुना वो सच नहीं है।
उसे अपनी एक इक्वेशन याद नहीं आ रही थी, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके उसने ऐसा कह दिया. He didn't really mean it. अब पापा वो तो मैंने बस यूं ही कह दिया था, लेकिन पापा मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं इस बार फेल नहीं होऊंगा. मैं आपको पास होके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए. ट्रस्ट मी पापा. हाँ भैया, प्लीज ट्रस्ट हिम. इस बार ये आपको लेट डाउन नहीं करेगा. जितनी बार मैंने इससे बात की उससे मुझे यही समझ में आया कि आपको प्राउड फील कराने के लिए ये अच्छे मार्क्स लेकर ही आएगा. ठीक है, फिर होने दो एग्जाम, आने दो रिजल्ट, पता चल जाएगा क्या गुल खिलाता है ये. अगर अपने बाप की इतनी सी भी इज्जत है या इतना भी मान है तो ये अच्छा करेगा एग्जाम्स में. और अगर ये फेल हो गया तो पता चल जाएगा कि इसे ना अपने पिता की कभी वैल्यू थी ना कभी होगी. और वैसे भी आजकल बाप की वैल्यू होती क्या है समाज में? जो हक है वो सिर्फ मां का है, जैसे कि बाप में कोई दिल ही ना हो. उदय, तू जा, जाके पढ़ाई कर. क्या बात है भैया? उदय के अलावा कोई और बात भी है जो आपको परेशान कर रही है? वो कौन सी बात है भैया? प्लीज बताइए ना. वही निरंजन वाली बात यार राहुल. कितने दिन हो गए वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाया है. भैया उस बात के लिए निरंजन भैया खुद जिम्मेदार है. अरे मैं जानता हूं उसने बहुत बड़ा पाप किया है, अरे लेकिन फिर भी है तो वो एक बाप ना. रीता को उसको सजा देनी चाहिए, वो दे भी रही है, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, पर इसमें बच्चों को तो बीच में नहीं घसीटना चाहिए. बच्चों की क्या गलती? तू मुझे ये बता राहुल कि ये कहां का इंसाफ है कि मां बच्चों पर सारा हक जमा ले और बाप का कोई हक ही नहीं. काम डाउन भैया. फिर क्या काम डाउन? देख राहुल, तू ये बात नहीं समझेगा क्योंकि तू अभी तक बाप नहीं बना है. मैं एक बाप हूं, मैं समझ सकता हूं निरंजन का दर्द. अच्छा, और रीता भाभी का दर्द? ये पूरी फैमिली को ऐसा क्यों लगता है कि मैं रीता का दर्द नहीं समझता? हाँ, रीता का दर्द समझ सकता हूं, मैं जानता हूं निरंजन गलत है और उसने जो किया उसके लिए मैं भी उससे उतनी नफरत करता हूं जितना पूरा परिवार करता है. पर राहुल, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी इंसान को हक नहीं बनता कि वो बाप को अपने बच्चों से दूर करे. राहुल देख उन बच्चों को, मैं जानता हूं कि वो लोग तड़प रहे हैं अपने बाप से मिलने के लिए, और मैं अपने भाई को भी जानता हूं वो भी तड़प रहा होगा. आई नो भैया, कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से अग्री करता हूं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल रीता भाभी को इन सब बातों से तकलीफ नहीं दी जा सकती है, इसलिए उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है. आई नो राहुल, इसलिए जब भी रीता आसपास होती है मैं कुछ नहीं कहता, पर पलक और बिजल की शक्ल मुझसे देखी नहीं जाती. वो जब भी सामने आते तो मैं बहुत हेल्पलेस फील करता हूं राहुल. इट्स नॉट राइट यार. मैं बस ये सोचता हूं कि निरंजन पर क्या बीतती होगी जब वो बच्चियां छुप छुप के उसे फोन करके पूछती होंगी कि पापा घर कब आओगे. आप एक काम करिए भैया, आप निरंजन भैया से जाके मिल लीजिए, उन्हें भी थोड़ी तसल्ली मिलेगी और आपको भी. ऐसी हालत में ही जरूरी है कि रीता अपने काम, अपने रिहर्सल्स पे दोबारा ध्यान दे. रीता अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है. रीता का यही पैशन रीता के लाइफ में रियल थेरेपी का काम कर सकता है. उसे इस वक्त एक मोटिवेशन की जरूरत है. रीता, वो मेरी बोरिवली वाली मामी पूछ रही थी कि तेरा वो ड्रामा कौन से दिन ओपन हो रहा है? अरे वो तू रिहर्सल के लिए जाया करती थी ना, तो मैंने उन्हें बताया था कि तेरा बहुत बड़ा प्ले आने वाला है. उन्होंने तो अपने मायके वालों को भी बता दिया. बोलना कब आ रहा है तेरा शो? सब इंतजार कर रहे हैं. संभाल अपने आप को रीता. तू कितना शक करती है. तू इतना शक करेगी ना तो तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ के भाग जाएगा. उसको सफोकेट मत कर. रीता, मेरी बच्ची,
जिससे तेरी तकलीफ कम हो जाए। कोई कुछ नहीं कर सकता माँ जी। ये तकलीफ मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आपको पता है माँ जी, मेरी दोस्त सीमा मुझे समझाया करती थी कि रीना अपने पति पर इतना शक मत कर, वरना वो भाग जाएगा। माँ जी, ये दुनिया हमेशा पत्नी को ऐसी बातों से क्यों डराती है? किसी ने अगर निरंजन को ऐसी बातों से डराया होता तो शायद वो हिम्मत ना करते मुझे इतना बड़ा धोखा देने की। रीता, मैं तुझसे ये तो नहीं कहूंगी तू सब कुछ भुला दे, क्योंकि मैं जानती हूं भुलाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन बेटा, मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर तूने इतनी हिम्मत रखकर इतना कठिन फैसला ले लिया है कि अपनी बच्चियों के सामने हिम्मत का प्रतीक बनेगी, तो फिर उस पे अमल भी कर। मत आंसू बहा उस इंसान के लिए जिसने तेरी परवाह नहीं की। अपना काम कर और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ बेटा। चाहती तो मैं भी यही हूँ माँ जी, लेकिन हिम्मत नहीं होती लोगों का सामना करने की। अगर रिहर्सल पे भी जाऊंगी, लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन थी वो दूसरी औरत। मुझ में लोगों के सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। रीता, अभी अभी तूने मुझसे सवाल किया था कि ये समाज एक पत्नी को ही क्यों कहता है कि अपने पति को छोड़ के चले जाने से डरे। बेटा, समाज का दस्तूर है औरत को डरा के रखना। कभी ये समाज अपनी सीख और नियमों से औरत को डराना चाहता है और कभी अपने सवालों से औरत को डराना चाहता है। अब फैसला तेरे हाथ में है कि तू इस समाज से डर के घर में छुपना चाहती है या फिर डट कर उस समाज का सामना करना चाहती है। गलती निरंजन ने की है, वो मुंह छिपाए दुनिया से। तुझे किसी का सामना करने के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया सवाल करती है तो करने दे। अगर तुझमें एक धोखेबाज पति को ठुकराने की हिम्मत है रीता, तो उसके बिना दुनिया में सर उठा के जीने की भी हिम्मत रख। चलो उठ इस कमरे से और जा अपने काम पे। तेरा हर वो सपना पूरा कर बेटा जो तूने देखा था। देखिए, अगर आपको ये सब शेयर करने में तकलीफ हो रही है तो प्लीज मत कीजिए। नहीं नहीं, मेरी तकलीफ से बड़ी तो हेतल की तकलीफ है। उसकी तकलीफ दूर करने के लिए मुझे तुम्हें ये सब बताना ही होगा। ओके। मैं उस ब्रेकअप को बर्दाश्त नहीं कर पाई। बार बार उसे फोन किया करती थी, मैसेजेस भेज भेज के रिक्वेस्ट करती थी कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। यहाँ तक कि मैंने अपने साइकोलॉजी के फाइनल ईयर के एग्जाम्स तक स्किप कर दिए थे। इसलिए तो आज मैं सिर्फ एक प्राइवेट रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। मेरे पापा का सपना था कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट बनूं। अगर मैंने वो फाइनल ईयर के एग्जाम्स स्किप नहीं किए होते तो आज शायद अपने पापा का सपना पूरा कर पाती। लेकिन ब्रेकअप के 3 महीने बाद ही मेरे एग्जाम्स थे। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। दिन ब दिन मैं अपना मेंटल स्टेट डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। उसी लड़के के लिए रोया करती थी, यहाँ तक कि मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो दिया था उस लड़के के लिए जिस लड़के ने मुझे एक झटके में छोड़ दिया। 4 महीनों तक उसने मुझे पीछे मुड़ कर नहीं देखा। उसी लड़के के लिए मैं दिन रात रोया करती थी और फिर तंग आकर मेरे पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी। उन्हें लगा कि शादी के बाद शायद मैं उसे भूल जाऊंगा। लेकिन शादी के दिन अपने घर से भाग गई। ये सब जानने के बाद मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई।
हाँ बेटा, एक कप चाय पिला देना, फिर मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? उमा, एक मीटिंग के लिए जाना है। पहले नाश्ता तो कर ले, गरम गरम पूरियां बना रही हूँ। पूड़ी बनी है? पूड़ी के साथ क्या बना है? उसके साथ वैसे तो बासुंदी बनाई है, लेकिन तुझे बासुंदी पसंद नहीं है ना, इसलिए कल रात वाली सब्जी गरम करके अभी देती हूँ। पूड़ी और बासुंदी तो निरंजन को बहुत पसंद है। नहीं माँ, एक काम कर, तू मुझे पूड़ी के साथ बासुंदी पैक कर ले, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है परिमल, फिर पूरियों के साथ साथ रात वाली सब्जी भी गरम करके दे देती हूँ। तुझे बासुंदी पसंद नहीं है ना? नहीं माँ, वो कल रात की सब्जी है, टिफिन में पड़े पड़े खराब हो जाएगी। तू बासुंदी पैक कर दे, मैं खा लूंगा। आज बासुंदी खाने का मन कर रहा है मेरा। कोई बात नहीं परिमल, मैं दूसरा कुछ बना देती हूँ अभी। अरे माँ, मुझे देर हो रही है, तू सोच मत, तू मेरे लिए पूरी और बासुंदी पैक कर दे जल्दी। ठीक है। परिमल, मैंने थोड़ी सी बासुंदी डाल दी है तेरे लिए, और तीसरे डब्बे में मैं टमाटर की चटनी डाल रही हूँ। अगर तेरा दिल ना करे बासुंदी खाने का तो टमाटर की चटनी खा ले। नहीं माँ, क्यों ऐसा कर रही है? मैं कह रहा हूँ ना, वो एक काम करो ना, एक में पूरी डाल दो और बाकी दोनों डब्बों में बासुंदी भर के डाल दे। तू कहाँ जा रहा है परिमल? माँ, मैंने कहा ना, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तू जल्दी पैक कर, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर, बट प्लीज आप खुद को ब्लेम मत करिए। अभी सब समझती हूँ, इसलिए अब खुद को ब्लेम नहीं करती, पर उस वक्त मैं कमजोर थी। मैं घर छोड़कर चली तो गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ और मैं वापस घर चली आई, ये डिसीजन लेकर कि अपने पापा को जाके साफ साफ कह दूंगी कि मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकती। लेकिन मुझे मेरे पापा से बात तक करने का मौका नहीं मिला। ये गॉड टिल दिन मैं वो शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने आप को ब्लेम करने लगी। दम घुटने लगा था मेरा यहाँ पर, इसलिए मैं इंडिया छोड़कर चली गई। कई सालों तक मैं अलग अलग देशों में घूमती रही, काफी साल लग गए मुझे अपने आप को संभालने में। और हेतल? हेतल तब सिर्फ 16 साल की बच्ची थी। मेरे और मेरे पापा के जाने के बाद उसे काका के घर रहना पड़ा। काका ने हमारा घर बेच दिया, सारे पैसे खा गए। काकी के लिए हेतल एक बोझ के अलावा कुछ नहीं थी। मेरे और पापा के बाद हेतल ने बहुत सहा है, इसी वजह से वो मुझसे नफरत करती है, प्यार के नाम से नफरत करती है। उस लड़के से और उसके पूरे परिवार से नफरत करती है। हेतल को लगता है कि अगर उस लड़के के घर वालों ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता तो आज पापा जिंदा होते। आई डोंट ब्लेम हेतल। इनफैक्ट आपकी स्टोरी सुन के तो हेतल तो क्या, मुझे भी उस लड़के और उसके घर वालों से नफरत होने लगी। उन्हें कोई हक नहीं बनता आपको बिना देखे रिजेक्ट कर देने का। मैं परिमल को रोक नहीं पाई सेठ जी। मैं जानती थी कि परिमल निरंजन के लिए टिफिन पैक करवा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसे जाने दिया और चुपचाप वो टिफिन पैक कर दिया।
आपको याद है सेठ जी, निरंजन को बचपन से बासुंदी कितनी पसंद है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। मैं मेरे बच्चे का निवाला नहीं छीनना चाहती थी, इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। अपने दिल से मजबूर थी मैं।